नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय की जो बीएड की प्रथम सेमेस्टर की होने वाली एग्ज़ाम, यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 24 जुलाई से, उसका जो आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के तकनीकी जो परिप्रेक्ष्य होते हैं, उसका जो है हम इस वीडियो में जो है बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपके नए पैटर्न के अनुसार होंगे। तो आपको जो है एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर यूनिट से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन करना रहेगा। तो जो है काफ़ी आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डायरेक्शन स्टडी पॉइंट टेलीग्राम सर्च करके पीडीएफ जो है हम आपको वहाँ पर दे देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक तकनीकी पर बल देता है। तो देखिए, शैक्षिक तकनीकी पर जो बल देता है वो है एक स्वतंत्र एवं नवीन क्षेत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा, एक स्वतंत्र एवं नवीन क्षेत्र जो है शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर बल देता है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु किसमें शैक्षिक तकनीकी का एक विभाग खोला है, जिसमें श्रव्य दृश्य सामग्री विभाग यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स को सम्मिलित किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एनसीईआरटी ने जो है एक ऐसा, एनसीईआरटी यहाँ पर सही हो जाएगा कि एनसीईआरटी ने एक ऐसा एक विभाग खोला है जिसमें ऑडियो विजुअल एड्स को सम्मिलित किया गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, द यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, द न्यू इंडियन स्टेट पुस्तक की रचना किसने की है। तो द न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट की जो रचना की है वो की है जेके गॉलब्रेथ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला है चौथा प्रश्न, जेके गॉलब्रेथ के अनुसार तकनीकी की विशेषताएं क्या हैं। वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध प्रयोग, व्यवहार के कार्यों का खंड उपखंड में विभाजन। तो हमारे यहाँ पर अ और ब दोनों सही हो जाएगा, यानी कि 100 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, मानव अधिगम की प्रक्रिया का विकास, विनियोग, प्रणाली के मूल्यांकन, प्रविधियों एवं सहायक सामग्रियों के माध्यम से विकसित करना ही शैक्षिक तकनीकी है। ये कथन किसका है। तो देखिए, कथन से प्रश्न बनते हैं। ये जो है एनसीईआरटी का जो है ये डेफिनेशन दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। अगला है छठा प्रश्न, जी.ओ. लेथ के अनुसार शैक्षिक तकनीकी क्या है। तो जी.ओ. लेथ के अनुसार शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ब है करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लक्ष्य है सुधार लाना किसमें। तो जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी का लक्ष्य है वो शिक्षण की प्रभावकता यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, क्या हो जाएगा, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग में सुधार लाना जो है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा के मूल में क्या निहित है। तो शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा के जो मूल में निहित है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसे इफेक्टिव बनाना जो है वही एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मूल है। नवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक तकनीकी की कार्य प्रणाली को प्रभावित करता है। तो शैक्षिक तकनीकी की कार्य प्रणाली को प्रभावित कौन करता है, ये हो जाएगा कि अधिगम प्रक्रिया में विभिन्न सामग्रियों विधियों का द्वारा सुधार लाना। तो यहाँ पर ब जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें हम यूनिट 1 के डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 10वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी की अधिगम एवं अधिगम की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया का प्रभाव पूर्णता एवं दक्षता में विकास एवं सुधार लाया जाता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन हमारा हो जाएगा COM लीथ का, GOM लीथ का। 100 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी को उन विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है। शैक्षिक तकनीकी को उन विधियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, शैक्षिक तकनीकी का जो उद्देश्य हो जाएगा कि शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करना, ज्ञान का संचय विकास का प्रसार करना, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना। तो ये उपरोक्त सभी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है 12वां प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी आ जाने से मुख्यतः परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है कि शिक्षा क्षेत्रों की अवधारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है।
तो शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं का कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान तथा अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली विधि। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता है, सही क्रम क्या होगा? तो पहले ज्ञान का संचयन करना, ज्ञान का विकास करना, फिर ज्ञान का हस्तांतरण करना। ऑप्शन नंबर अ अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही होगा। 15वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी संगठन से संबंधित क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो सही अनुक्रम होगा कि सूचना एवं अनुलेख प्रभाग, फिर दूर शिक्षा प्रभाग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकों को कितने सोपानों में विभक्त किया है? तो लुम्सडेन ने जो है डेन ने कठोर उपागम, कोमल उपागम और शिक्षा प्रणाली, इन 3 सोपानों में शैक्षिक तकनीकी को विभक्त किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपागम के उद्भव का मुख्य आधार भौतिक विज्ञान तथा उसकी अभियंत्रण विज्ञान का प्रयोग है? तो 17 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ब कठोर उपागम, जिसे हम हार्डवेयर अप्रोच कहते हैं, यानी कि शैक्षिक तकनीकी प्रथम। देखिए जो हमारा ET1 यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 में क्या आता है? हार्डवेयर आता है। ET2 में क्या आता है? सॉफ्टवेयर आता है। और ET3 में क्या आता है? सिस्टम अप्रोच आता है। तो यहाँ पर हमारा कठोर उपागम जो है यानी कि ET1 जो है करेक्ट आंसर होगा। 18वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, जिसे हम ET2 यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 जैसे सॉफ्टवेयर अप्रोच कहते हैं, को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी का नाम किसने दिया? यानी कि क्रिएटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसने नाम दिया है? तो ये नाम दिया है सिल्वरमैन ने। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय के अंतर्गत यानी कि ET2 जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, तीनों पक्षों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अदा, प्रक्रिया और प्रदा। अदा यानी कि इनपुट, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस और प्रदा यानी कि आउटपुट। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ जो है सही होगा। 20वां प्रश्न है, शिक्षा से जुड़ी समस्त समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक विधि से किस प्रणाली द्वारा किया जाता है? तो ये प्रणाली विश्लेषण यानी कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है? सिस्टम एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मौलिक घटक का सम्मिश्रण है। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, इसके मौलिक घटकों का सम्मिश्रण हमारा संचार प्रक्रिया हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस, कंप्यूटर नेटवर्क और ईमेल। यहाँ पर स ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर स करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, दो असमान या समान डिवाइसों के मध्य, यहाँ पर आपको खाली जगह बढ़ना है कि आदान प्रदान को डाटा संचार एवं इस पूर्ण प्रक्रिया को संचार प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मतलब डाटा तथा सूचना के आदान प्रदान को, डाटा तथा सूचना के आदान प्रदान को अ ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23वां, संचार प्रक्रिया विभिन्न माध्यमों से संपन्न होती है, जो क्या होंगे? देखिए इसमें संचार प्रक्रिया में क्या क्या होते हैं कि एक संदेश होगा, प्रेषक होगा और प्रोटोकॉल होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? संदेश, प्रेषक और प्रोटोकॉल। 24वां प्रश्न है, वह नेटवर्क जो केवल एक भवन, कार्यालय अथवा कमरे तक सीमित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे नेटवर्क जो केवल एक भवन, कार्यालय या फिर कमरे तक सीमित होते हैं उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन। ऑप्शन नंबर स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को नहीं दर्शाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को कौन नहीं दर्शाता है? तो हमारा हो जाएगा कि भ्रष्टाचार का उजागर होना। द जो है करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, सेंडर और रिसीवर के मध्य आदान प्रदान करने वाली संचार प्रौद्योगिकी क्या है? तो सेंडर और रिसीवर के मध्य जो आदान प्रदान होती है वो होता है मैसेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संचार प्रौद्योगिकी की ओर इंगित नहीं करती है? तो संचार प्रौद्योगिकी की ओर कौन इंगित नहीं करती? तो हमारा हो जाएगा प्रभावशीलता का न होना जो है यह प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की ओर इंगित नहीं करता है। अगला है 28वां प्रश्न, विभिन्न प्रकार के उपकरणों तथा उनके अनुप्रयोग से युक्त एक ऐसी तकनीक जो सूचना सामग्री के ग्रहण यानी कि स्टोरेज,
ग्रहण यानी कि रिसीव, भंडारण यानी कि स्टोरेज, पुनः प्रस्तुतिकरण आदि के संपादन में सहयोग करती है को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सूचना संप्रेषण तकनीक। क्या कहते हैं? सूचना संप्रेषण तकनीक यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला है 29वां, मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी अथवा अनुदेशन तकनीकी कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा कोफ्स का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन हेतु कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा यहाँ पर कंप्यूटर साक्षर अधिगम करता हेतु उपयोगी है, ये जो है असत्य है। अगला है 31 नंबर प्रश्न, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सह शिक्षण विद्या प्रयुक्त करने पर क्या करता है? अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, इसमें जो है अकरेक्ट हो जाएगा। अगला है 32 नंबर प्रश्न, कंप्यूटर पर लाखों रंगों के विकल्प आने वाले आकार, मॉनिटर के समर्थन या फिर इमेज संपादन कार्यक्रम जैसे बड़े आकार के ग्राफिक को संसाधित करने में कंप्यूटर में गेम्स के लिए की कुछ मेगाबाइट की आवश्यकता होती है, यानी कि किसकी आवश्यकता होती है? तो हमारा यहाँ पर स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि VRAM की आवश्यकता होती है। 33वां प्रश्न है, मेमोरी और स्टोरेज में विभेद है कि मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है? तो देखिए, जो मेमोरी होता है वो अस्थायी होता है, जो स्टोरेज होता है वो स्थायी होता है। तुम्हारे यहाँ पर नंबर अ जो है करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो देखिए, वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? द उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें से कोई भी जो है वर्ड प्रोसेसर नहीं होता है। लिखा कि प्रोग्राम जो शब्दों को प्रोसेसिंग करता है, जैसे कि शब्दों को फ्रिक्वेंसी देना और शब्दों को क्रम से व्यवस्थित करना। अगला देखिए, यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी दुविधा लगती है या फिर कन्फ्यूजन लगता है या फिर ऐसा लगता है कि कोई प्रश्न गलत है, तो आप उसका जो है, अगर आपको सही जवाब पता है तो आप कमेंट में जो है सही जवाब के माध्यम से अपना कमेंट जरूर लिख सकते हैं। 35वां प्रश्न है, कंप्यूटर के हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में शामिल युक्तियाँ कौन सी हैं? तो देखिए, हार्डवेयर यहाँ पर लिखा कि हार्डवेयर में कौन कौन सी शामिल युक्तियाँ जो हैं आपकी होती हैं। तो हमारे यहाँ पर सर्वर, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज युक्तियाँ जो हैं शामिल होती हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है? तो देखिए, जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है ये आपके हार्डवेयर तकनीक का हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा द वाला माफ़ कीजिएगा, देखिए, मैजिक लालटेन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, VCR, ये सभी हार्डवेयर तकनीकी का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर द ऑप्शन करेक्ट होगा। 37वां प्रश्न है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में सहायता करता है। तो इंटरनेट से जोड़ने में हमारे कंप्यूटर को सहायता कौन करता है? वो ब्राउज़र होता है, जिससे जो कंप्यूटर है इंटरनेट से जुड़ जाता है। तो ब्राउज़र हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 38वां प्रश्न है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, इनहेरिटेंस और मॉर्फिज्म जैसे बहुत सी सुविधाएं इन भाषाओं की प्राथमिकताएं किसकी प्राथमिकताएं हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की विशेषताएं हैं। 39वां प्रश्न है कि डैश एक शक्तिमान कंप्यूटर होता है, यानी कि सुपर कंप्यूटर होता है जो एक सहभागी संचय संपदा का कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि जो सर्वर होता है यह एक शक्तिमान कंप्यूटर होता है जो एक सहभागी संचय संपदा का कार्य करता है। तो यहाँ पर द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, 2 बार प्राथमिक स्मृति अलग अलग रिकॉर्ड पढ़ने पर टेप करता है जिससे रिक्त स्थान बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंटर रिकॉर्ड टेप। क्या कहते हैं? इंटर रिकॉर्ड टेप। अगला है 41वां, निम्न में से कौन सा समूह सॉफ्टवेयर क्या है? तो देखिए, जो MS वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ जो है हमारा सॉफ्टवेयर का समूह है। अगला है 42वां प्रश्न, विगत 30 वर्षों से विद्यालयों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया गया है वह क्या है निम्नलिखित में से? तो 42 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा कि कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन और सहायता प्राप्त अनुदेशन। तो यहाँ पर हमारा द वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, अनुदेशनात्मक प्रणाली में अदा के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इंस्ट्रक्शनल जो हमारा अप्रोच सिस्टम है उसके लिए अदा के रूप में विद्यार्थी, अध्यापक एवं अनुदेशनात्मक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इनपुट के तौर पर इसका प्रयोग होता है। अगला है 44वां,
1950 के दशक में किसने अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय दिया? तो जो अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जिसे हम कहते हैं PI प्रोग्राम, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था स्किनर ने। इनका नाम इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% जो है प्रश्न आपका बनेगा। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या लिखा है कि शैक्षिक प्रक्रिया के मंत्रीकरण को किस उपागम के नाम से जाना जाता है? तो देखिए जो यहाँ पर हमारा हो जाएगा हार्डवेयर उपागम, यानी कि हार्डवेयर अप्रोच के नाम से जाना जाता है। अगला है 46वां, श्रव्य दृश्य सामग्री का चयन निर्भर होना चाहिए किस पर? तो ये अनुदेशन के उद्देश्यों पर निर्भर होना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स का सिलेक्शन। 47वां प्रश्न है, प्रणाली विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंध को वैज्ञानिक आधार देना। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है 48वां, वर्तमान समय में शैक्षिक तकनीकी की मात्रा वर्ष में कितने में थी? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि वर्ष 1990 यहाँ पर हो जाएगा में शैक्षिक फिल्म, व वर्ष 1940 में सिडनी प्रेसी की टीचिंग मशीन कार्य प्रारंभ मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ब जो है राइट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता, संपूर्णता व जीवन के विभिन्न पक्षों से संबद्धता स्थापित करना, इसे गतिशील बनाना व सीखने वाले के मन में सीखने के प्रति उत्सुकता व सीखने की इच्छा जागृत करना, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है NCERT ने 2000, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, NCERT ने 2006 में जो है ये परिभाषा दिया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, संक्षेप में औपचारिक शिक्षा क्या है? तो जो समयानुकूल यानी कि एक समय से होता है, एक विद्यालय में होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के 50 प्रश्न डिस्कस किए। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर शेयर करिए। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। हम प्रयास करेंगे आपको 50-50 प्रश्न या फिर 100 प्रश्न का भी जो है वीडियो दिया जाए, ताकि आप 2 से 3 दिन में जो है पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।